जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके ना इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, बुक्स के अंदर कुछ बच्चे आते हैं उसमें ना कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं और एक्सरसाइज के सवाल करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक दो पेज में लिखे हुए होते हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है उस चैप्टर का एक तरीके सार होता है। अगर उसको आप पढ़ लोगे तो सवाल को सोल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी और आप बाकी बच्चों के मुकाबले आगे जा पाएंगे, मतलब आपके पास जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देखिए, इसके ना ज़्यादा कुछ बात है नहीं। जैसे कि लाइन्स है, ये क्या है, लाइन्स। लाइन्स सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, सिर्फ दो प्रकार की। जैसे कि मान लो दो लाइनें या तो फिर वो ऐसी होंगी एकदम सीधी, जैसे आपकी हिंदी की कॉपी होती है ना वैसी, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। मतलब ये लाइन ऐसी लाइन है जिसको मैं अगर इधर की साइड बढ़ाता जाऊं, इस साइड ऐसे अगर बढ़ाता जाऊं तो ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वे लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया? इन्हीं लाइंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आ गई बात समझ में? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एक प्रकार की लाइन समझ में आ गई। कैसी लाइन है? वे लाइन जो एकदम सीधी सीधी जाए, मतलब एक दूसरे के ऐसी हो, पैरेलल हो। ठीक है। सेकंड टाइप्स की लाइन क्या होती है ये समझिए, जो एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है। वे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे उसको क्या बोले हम लोग? उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। ये थी हमारी पैरेलल लाइंस। तो ये वाली अपने आप क्या हो जाएगी? नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है। क्या हो जाएगी? नॉन पैरेलल लाइंस। मैं एक ही लाइंस के, मतलब कि जो दो लाइंस आएंगी जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि नॉन पैरेलल लाइन। मतलब कि दो प्रकार की लाइन को मैं दो नाम बता रहा हूँ, जिसकी अगर ये ऐसी लाइंस हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहेंगे और नॉन पैरेलल लाइंस भी कहेंगे। और वे लाइन जो आपस में पैरेलल हैं उनको पैरेलल लाइन बोलेंगे और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलेंगे। आगे बात समझ में? देखिए, इसके आगे भी कुछ अलग सी जानकारी है, वो अभी देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोगों के पास जो एंगल्स दिए हैं, एंगल समझते हो ना, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2। ये हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जब भी दो लाइन्स आपस में क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो आमने सामने की लाइन्स, मतलब आमने सामने के एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये वाले एंगल्स इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब कि एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आमने सामने के एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है बच्चा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, या ऐसे कह लो, जो एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के आमने सामने इक्वल होते हैं उन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो एंगल है, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि ये कोई एंगल है। क्या है? ये कोई एंगल है जिसका नाम है ABC। ABC एक ही एंगल है अभी, लेकिन इसको मैं अंदर से मैंने एक लाइन क्या कर दी? ड्रॉ कर दी, D। तो कितने एंगल हो गए? दो एंगल हो गए ना। ये वाला एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल 2 मान लो। अगर तुम दो छोटे छोटे एंगल्स को क्या करोगे? प्लस करोगे, और पूरा एक बड़ा वाला एंगल बनेगा ना। मतलब जैसे तुमने किताब के अंदर देखोगे इस तरीके के डायग्राम्स होते हैं, ऐसे ये डायग्राम होता है और इसको यहाँ से कटा हुआ होगा बुक के अंदर। मैं तुमको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी अगर हो तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। यहाँ पर क्या है? पूरा एक एंगल प्लस दूसरा एंगल,
ठीक है। तो जब मिल जाएगा तो कैसा बन जाएगा, पूरा का पूरा बड़ा वाला एंगल। वही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो एंगल्स आपस में चिपके हुए हों और उनको प्लस करने पर पूरा का पूरा बड़ा वाला एंगल बनता है, तो ऐसे एंगल्स का नाम होता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, एडजेसेंट, क्या लिख दिया, ये एडजेसेंट एंगल। आगे बात समझ में, जहां कहीं पर भी आपको दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। लेकिन जहां कहीं भी दो एंगल्स आपको चिपके हुए दिख जाएं और उन दोनों का सम जो होगा, यानी कि अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो पूरा बड़ा वाला एंगल बनेगा, उसका नाम होता है एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। देखिए थर्ड टाइप के एंगल सीखिए। जैसे कि मान लो ये एक सीधी लाइन है, क्या है, एक सीधी लाइन है ए ओ बी, ठीक है। मैंने इसको काट दिया, यहाँ ये ओ पे मिल रही है, ठीक है, सी के साथ। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2, अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। जहां कहीं भी अगर कोई सीधी लाइन होती है उसको चाहे तुम 2 भाग में डिवाइड कर लो, 3 भाग में डिवाइड कर लो, 4 भाग में डिवाइड कर लो, मतलब कि अगर सीधी लाइन है, इसकी सीधी लाइन है, इसको कितने भी एंगल्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। लेकिन जब भी तुम सारे एंगल्स को क्या करोगे, प्लस करोगे ना, तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 हमेशा 180 आएगा। कितना आएगा, 180। इसका रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट एंगल तो बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे बात समझ में, मैंने 2 तरीके की लाइन बता दी, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन और एक पैरेलल लाइन। इसका दूसरा नाम बोल दूं मैं तो नॉन पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। है लाइन्स 2 ही, लेकिन दोनों के 2 नाम हैं, पहले का भी 2 नाम है, दूसरे के भी 2 नाम है, इसलिए 4 नाम लग रहे होंगे, पर है रियलिटी में 2 ही लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो है ये एंगल नंबर 1 है हमारा, क्या है, एंगल नंबर 1, जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कभी भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो आमने सामने के यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उनका नाम होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब जो एंगल नंबर 2 है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जिसको 2 क्या होते हैं, चिपके हुए एंगल होते हैं, मतलब कि एंगल नंबर 1 उसी को बन जाए एंगल नंबर 3। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को दोनों क्या है, एंगल्स एक साथ होंगे। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो पूरा बड़ा वाला एंगल आ जाएगा ना मेरा। तो जब कभी भी ऐसा रीजन बनता है, यानी कि ऐसा केस बनता है, तो वहां पर कौन से कोण का निर्माण होता है, कौन सा एंगल बनता है, वहां पर बनता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का तो फंडा ही क्लियर है, चाहे तुम 1 एंगल जोड़ो, 2 एंगल जोड़ो, 3 एंगल जोड़ो, चाहे कितने भी एंगल जोड़ो, अगर उसका सम 180 आ रहा है तो आप सीधे से कह सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि 180 सिर्फ तभी आता है अगर यहाँ पर सीधी लाइन हो, तो ये नहीं है कि अगर ऐसी लाइन है इसके ऊपर 3-4 एंगल है और तुम सबको जोड़ के बना दो 180 और लिख दो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तुमको यहाँ पर देखना होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, लाइन्स बता दी है और एंगल्स बता दिए। अब एक छोटी सी जानकारी और ले लेता हूँ जो कि आपको छोटी क्लास में ही पढ़ाई दी जाती है, और आप में से कुछ बच्चों को पहले से पता भी होगी कि ये एंगल्स के नाम क्या है। जैसे कि मान लो कोई 90 डिग्री का एंगल है, उस एंगल का नाम क्या होता है, उस एंगल का नाम क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। और अगर 90 डिग्री से कम का है, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तो 0 और 90 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ सारे एंगल्स को, और ध्यान से समझते हुए चलना, जिसको नहीं भी पता है वो भी 1 मिनट में याद आएगा, क्योंकि मैं सारे लाइन से कराऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, जो भी इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन में ही इतना ही बता दूंगा कि आपको सवाल करने में बहुत ही कम परेशानी होगी, और अगर परेशानी होगी भी तो उसके ऊपर ही तो वीडियो बन रही है, वो सवाल ही आपको कराए जाएंगे, ठीक है। लाइन्स पता चल गई, एंगल्स पता चल गए। अब एंगल्स वो वाले जो आप पहले भी सीख चुके हो, बस मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जिससे कि क्या हो, आपके माइंड में वापस से वो चीज़ें याद आ जाए। देखिए क्या होता है, 0 डिग्री से एंगल शुरू होता है
और कहाँ तक जाता है 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 से 90 तक जाएगा, लेकिन 90 तक नहीं जाएगा, इसको तुम कह सकते हो खाली 89 तक जाएगा। कहाँ तक 89 तक। 0 और 89 के बीच में, या 0 और 89 ही कह सकते हैं हम लोग। अगर आ गया कोई सा भी एंगल, या यहाँ पे 90 लिख लो, 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल आया तो उसको हम बोलते हैं भाई एक्यूट एंगल। आगे बात समझ में। अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री आ जाए, मान लो कि 90 डिग्री आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं राइट एंगल। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है। 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच का मतलब समझ रहे हो कि 0 और 90 को काउंट नहीं करना है। जैसे कि ये 0 और 90 है तो ना तो 0 काउंट होगा ना 90 काउंट होगा, पर इन दोनों के बीच में जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 87 है, 89 है, ये सब काउंट होगा, पर 0 भी काउंट नहीं होगा और 90 भी काउंट नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बोल दूं 90 डिग्री है तो क्या 90 डिग्री एक्यूट एंगल है? नहीं भाई, 90 डिग्री राइट एंगल है, ठीक है। जहाँ कहीं भी ऐसी चीज देखो तो वो समझ जाओ कि इन दोनों को उसने इंक्लूड नहीं किया है, इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड किया है बस, ठीक है। यानी कि 0 से 90 का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 89, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में आएगा तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का आएगा तो राइट एंगल। अब मान लो 90 डिग्री से, किससे, 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 180 डिग्री तक गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। 90 से शुरू हुआ और 180 तक गया तो कितना हो जाएगा वो, उसका नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये याद करते रहना, पहले एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच का है, फिर राइट एंगल जो सिर्फ 90 का है, फिर 90 से लेके 180 के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल। अब क्या आएगा, अब आएगा ओनली 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। आगे बात समझ में। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। और अब जो आएगा जैसे कि 180 से लेकर के 360 के बीच में, क्या चीज, 180 से लेके 360 के बीच में अगर कोई सा भी एंगल आता है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे बच्चा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये तीनों सेम कलर के हो गए। अभी करते हैं चेंज। इतनी बात समझ में आई। जैसे कि देखो, जो ग्रीन वाला है वो एक्यूट एंगल, जो येलो वाला है वो राइट एंगल, पिंक वाला ऑब्ट्यूस, और फिर स्ट्रेट, और फिर रिफ्लेक्स। मतलब कि ध्यान से समझना। जैसे कि अब वाइट ले लेते हैं। 0 से 90 मतलब एंगल हल्का सा झुका हुआ रहता है, एकदम सीधा नहीं रहता, ठीक है। एकदम सीधा नहीं रहता तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। लेकिन जहाँ कहीं भी एंगल एकदम ऐसे खड़ा रहता है, जिसके बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 का, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है भाई 180 के बीच में रहेगा और 190 से ऊपर, मतलब कि इस 90 से ना भाई इधर की साइड झुकेगा। पहले क्या होता है, पहले होता इधर झुका हुआ था, अब क्या होगा, ये हल्का सा इधर झुका रहेगा, इनके ज़्यादा रहेगा इससे, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है। ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। ये वाला होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 डिग्री है, और ये होता है एक्यूट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होता है ये, जो कि स्टार्टिंग से लेके जाता है 360 तक। बात समझ में आई। ये डायग्राम के साथ मैंने बताए हैं सारे के सारे एंगल्स के नाम। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर जो आप लोग को कुछ और भी एंगल्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर सेम साइड, है ना।
तो ये कुछ एंगल्स भी आपको पढ़ने हैं, वो इंट्रोडक्शन भी आपको यहीं पे दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि एक बार आपके दिमाग में अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो सवाल तो पक्का डेफिनेटली आने ही आने आपको समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। जैसे कि ये लाइन्स जो एकदम सीधी सीधी लाइन जाती हैं वो पैरेलल लाइन, क्लियर। और जो आपस में इंटरसेक्ट कर देती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, खत्म। और फालतू कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। इसमें आ जाओ, इसमें 3 प्रकार के एंगल्स को पढ़ते हैं। जहां कहीं भी लाइंस क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर दे, तो आमने सामने के यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां कहीं पर भी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और सेकेंड एंगल के अंदर हमको पढ़ना है कि अगर दो एंगल्स आपस में क्या है, कंबाइंड है यानी कि जॉइंट है, तो दोनों एंगल्स का सम जो होगा बड़े वाले एंगल्स के इक्वल आएगा, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अगर दो एंगल्स आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोल देंगे एडजेसेंट एंगल। और जहां कहीं पर भी 2, 3, 4 कितने भी एंगल्स का सम कितना है, बस 180 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, जहां कहीं भी द सम ऑफ एंगल्स आर 180, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। आगे देखो, यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के एंगल्स समझाए हैं। एंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये तो तुम्हारा बेसिक है, छोटी क्लास में भी इसको पढ़ाया गया होगा कि अगर 0 से 90 है तो एक्यूट एंगल, 90 है तो राइट एंगल, फिर 90 से 180 है तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 है तो स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 के बीच का है तो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये जैसे मैंने याद कर रखे हैं, आप भी प्रैक्टिस करना, इसको फटाफट से याद कर लेना, ठीक है। फिर जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, ठीक है। आइए आगे एक चीज और बताता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ सवाल की तरफ। देखो ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल ब्लैक, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 90 है तो राइट एंगल, 90 से 180 के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल, और ये 180 तो स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पर 180 से 360 के बीच का तो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। किताब के अंदर जैसा भी है मैंने भी आपको वैसा ही पढ़ाया, बस आपकी जिम्मेदारी है याद करते चलना, समझते हुए चलना चीज़ों को। ये भी मैंने आपको बता दिया, यही बता दिया। ये तो एग्जाम्पल्स आ गए हैं, लेकिन उससे पहले भी, एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ चीज़ें और बतानी है। देखो आप समझते हैं इसके अंदर आगे की चीज़ें, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा जेड दिख जाए, क्या दिख जाए, ऐसा जेड दिख जाए, जेड का मतलब समझ में आ रहा है कि ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए, बी, सी और डी, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो भैया एंगल बी एंगल सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि अगर दो लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन मैच कर रही है, तो एंगल्स जो बनेगा ना ट्रांसवर्सल लाइन का, वो दोनों का दोनों इक्वल होगा। मतलब तुम यहाँ कह सकते हो एंगल नंबर बी बराबर एंगल सी, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। आगे बात समझ में, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब जरूरी है कि हर बार जेड ही देगा, कहीं कहीं क्या करेगा, वो आपको ऐसे घुमा देगा। यहाँ पर तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार जेड दे, हमेशा देगा वो पैरेलल लाइन, क्योंकि मैंने कंडीशन बताई है कि इफ ए बी एंड सी डी पैरेलल, तो हमेशा दो लाइन्स क्या करेगा, वो आपस में पैरेलल देगा, लेकिन उसके बीच में जहां कहीं भी दो एंगल्स ऐसे बन रहे हो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसका नाम क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमेशा जेड या उल्टा जेड तो नहीं देगा वो, है ना, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे मतलब वेरिएशंस आ जाते हैं हर चीज़ों में। जैसे कि यहाँ पर तुम बोलोगे ये एन है, इसके अंदर क्या है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जैसे जेड था, जेड को तो बस मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, उठा के ऐसे पकड़ा और ऐसे खड़ा कर दिया बस, तो बन गया एन, ठीक है।
और इसके अंदर सेकंड टाइप से क्या हो जाएगा, ये एन उल्टा बना देंगे तो इसके अंदर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जेड या उल्टा जेड, एन या उल्टा जेड, चारों चीजों में से कोई सी भी चीज आ जाए तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे ये मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज याद हो गया, ये है फर्स्ट एंगल, जो मतलब फर्स्ट एंगल की प्रॉपर्टीज हम कह सकते हो, जिससे क्या होगा कि एंगल्स इक्वल है कि नहीं है ये हमको क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, अब देखो मान लो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड समझो, ये भी बहुत सिंपल है। जहां कहीं भी एफ के तरीके का कुछ चीज बनता हो, कैसा, एफ के तरीके का, मान लो कोई एक लाइन है, उसको ऐसे दो लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी। और जब ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी ना, तो भैया इस लाइन के नीचे वाला यानी कि ये एंगल और इस लाइन के भी नीचे वाला यानी कि ये एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी कि एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो जहां कहीं भी ऐसा एफ दिखे, एफ ऐसा भी हो सकता है, एफ क्या पता इधर ना दे करके आपको इधर दे दे, तो यहाँ पर भी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एफ जरूरी तो नहीं है खड़ा दे दे, एफ को इस तरीके से वो झुका सकता है, लेकिन इस लाइन के नीचे यानी कि एंगल नंबर 1, तो इस लाइन के भी नीचे एंगल नंबर 2, तो ये हमेशा एंगल नंबर 1 बराबर एंगल नंबर 2 के होते हैं। ठीक है, बस तुमको ये समझना है कि एफ कहाँ बन रहा है, एफ या तो फिर उल्टा एफ। अगर ये चीज नहीं संभाल पाओगे या ये चीज नहीं देख पाओगे सवाल के अंदर, डायग्राम्स के अंदर, तो समझ ही नहीं पाओगे तुमको कौन से रीजन से सवाल को हल करना है। तो जहां कहीं भी एफ दिखेगा एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2 होगा, इसका नाम होता है बाबू कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। आगे बात समझ में? जहां कहीं भी एफ दिखे तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, जहां कहीं भी जेड या एन दिखे वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर मैं तुमको बताऊं तो ज्यादा कुछ बात रह नहीं गई है, बस एक चीज हैगी, अगर कोई दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का तो सब समझ में आता है ना, जो भी लाइन डिवाइड करती है किसको, टू लाइंस को, और एक तिरछी तरीके से, यानी कि इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा के तरीके से। तो ध्यान से समझो, इसके अंदर का एंगल, इसके अंदर का एंगल, मतलब दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है ना। तो एंगल नंबर 1 माना मैंने, एंगल नंबर 2 माना, तो यहाँ पर हमेशा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 ना 180 होता है। क्या होता है, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 180 होगा, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। दोनों देखो इंटीरियर है, ये भी और ये भी पैरेलल लाइंस के अंदर ही तो है, यानी कि इंटीरियर तो एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया? को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये तीन प्रकार के मैंने क्या बताया आपको, एंगल्स बताए हैं। बताने के लिए भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन देखा जाए ना तो अब तुम्हारे कोर्स से, सिलेबस से ना काफी चीजें डिलीट हो रही हैं, तो जिससे भी आपको सवाल को समझ में आने लगेगा वो इतनी ही नॉलेज मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि मैंने जो सवाल देखे हैं उनके अंदर जो भी मेथड्स लगे हैं वो यही मेथड लगे हैं। बस बच्चे को इंटीरियर एंगल की जानकारी होनी चाहिए और कोरोस्पोंडिंग एंगल की जानकारी होनी चाहिए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा वह आने वाले सवालों को फटाफट से सोल्व कर सकता है। क्लियर हो गया? अब एक चीज, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को ना ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा जेड दे, ये थोड़ा सा ऐसा भी जेड दे सकता है या इसको और भी ऐसा भी जेड दे सकता है। तो हर बार ना यही दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। भटक मत जाना कि यार भैया ने तो ऐसा जेड बताया है और ये जेड तो कुछ और तरीके का ही आ गया। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना वो ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा पहचान लेना है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उन दो लाइंस को कोई सी भी लाइन जोड़ रही है, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, अब कोई तो लाइन तो इसको जोड़ रही है, तो जो भी लाइन इसको जोड़ रही होगी ना उसी लाइन पर जो भी एंगल बनने हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमने
पूरे के पूरे चैप्टर का 6.1 का भी और 6.2 का भी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना वो कवर कर लिया है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी 6.1 का सारे के सारे सवाल, लगभग 6 सवाल है उसके अंदर, और हर एक सवाल को तरीके से बताऊंगा। और ध्यान रखना, जिस बच्चों को ये जानकारी आती होंगी, मतलब कि ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ये चीज़ें पता होंगी ना, तो वो फटाफट से सवाल को कैच करता हुआ चलेगा। मतलब कि किसी को माइंड में ये नहीं आएगा भैया ये चीज़ आपने कैसे लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये कोई सवाल है, ये है मेरे पास 60, ये है x, ठीक है, ये भी है 60 और ये है y। समझ में आ रहा है? मैंने बोल दिया इसके अंदर फाइंड x एंड y। क्या बोल रहा है मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब तुमको इसके अंदर समझना है कि जो भी प्रॉपर्टीज मैंने पहले बताई है वो कहीं अप्लाई हो रही है क्या? हो रही है बच्चा। मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर तुमको भी समझ में आई फटाफट से कमेंट कर देना, पर मेरे को समझ में आई मैं बता रहा हूँ कहाँ पर अप्लाई हो रही है। सबसे पहले समझो, ये जेड दिख रहा है मेरे को, ये और ये दिख गया जेड। जहाँ कहीं भी जेड दिखेगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा? इक्वल होगा ना, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो x इक्वल टू 60। बस तुमको लिखना होगा रीजन क्या है इसका। ये तुमने x बराबर 60 तो लिखा, वो उस हमको भी पता है उसको भी पता है, लेकिन हमको रीजन देना होगा जिससे वो हमारे मार्क्स देगा। तो रीजन क्या है इसका रीजन है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई सी भी लाइन सीधी हो तो उस पर एक एंगल हो, 2 एंगल हो, 3 एंगल हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी एंगल हो, है ना। लेकिन अगर सबका सारे एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो उसका रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये लाइन कैसी है? ये लाइन तो सीधी है, तो यहाँ पर ये 60 प्लस y प्लस 60 तो 180 होगा। क्या होगा? 60 प्लस y प्लस 60 बराबर 180 होगा, है ना। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आया? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो 60 और 60 तो हो गया भैया 120 और प्लस का y बराबर 180, तो y बराबर 180, ये प्लस का जो 120 है इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचेगा? 60। तो x भी 60 y भी 60। अधिकतर सवालों में ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिससे कि आपकी जानकारी उसके पता चल जाए। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी लंबा चौड़ा बताया आप लोग को, अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने पहले से कंप्लीट कर रखा है तो इसका मतलब आप सारे सवालों को कर लोगे और साथ के साथ करते करते उसको रीजन भी दोगे कि हमने जो ये किया है, यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा है ये चीज़ें, यहाँ पे मैं रीजन दिया है ना, यहाँ 3 डॉट कर देते हैं जिससे क्या पता चल जाए कि ये एक रीजन है ना। तो इसी तरीके से क्या करेगा, वो भी आपको सवाल देगा और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम शुरू करेंगे 6.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो प्लीज पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद 6.1 को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद और जल्द से जल्द लेके आएंगे हम आपके लिए 6.1। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।